ओके क्लास, सो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, दैट इज़ स्टेशियोमेट्री। और आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, दिस विल बी लेक्चर नंबर 7 इन द सीरीज़। इससे पहले जो है वो हम 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 6 लेक्चर्स। तो पहला लेक्चर था हमारा जो है वो राउंडिंग ऑफ डेटा पर, सेकंड था एक्सपोनेंशियल नोटेशन पर, थर्ड था सिग्निफिकेंट फिगर पर, फोर्थ था मोल पर, पांचवा लेक्चर था वोगाटो नंबर पर, छठा था हमारा जो है वो मोलर वॉल्यूम पर जो कल हुआ। तो आज 7वां लेक्चर है, मतलब 7th आवर, 7वां घंटा कह सकते हो आप इसको, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटेड होती है इंटर में सारी क्लासेस, उस लिहाज से कर रहे होते। तो आज ये लेक्चर नंबर 7 हम यहाँ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसको हम क्लास में समझ भी रहे हैं। तो ये अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक वो सारे MCQs और डेफिनेशन वाइज टॉपिक था, कोई भी शॉर्ट लॉन्ग का सवाल नहीं था। ये जो पहला जो टॉपिक हमारे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। तो ये जो टॉपिक है स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप का, ये आपका आएगा सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आएगा। और सेक्शन बी में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा 4 मार्क्स का। तो 4 नंबर के एक सवाल आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास ये पहला हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो कंप्लीट एक शॉर्ट बना सकता है, इसका एक न्यूमेरिकल एक शॉर्ट में आ सकता है 4 नंबर में, और आता भी है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2 शॉर्ट आते हैं स्टेशियोमेट्री से, एक शॉर्ट इससे आता है और एक शॉर्ट आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड से, जो आखिरी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो आज हम बात करेंगे स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप पर, लेकिन ये एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग क्लासेस इसके लिए रिक्वायर होती हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। तो हर क्लास में एक टाइप को हम स्टडी कर लेते हैं, ताकि हम स्लोली हम इसको कवर अप कर लें। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप के ऊपर। अब ये क्या है स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप, किसे कहते हैं? मतलब एलिमेंट्स का आपस में ताल्लुक, इसका मतलब ये हुआ ना, स्टेशियो मतलब एलिमेंट होता है। तो स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है कि द मेथड बाय विच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। केमिस्ट्री के अंदर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ज़रिए जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो मेथड होता है कैलकुलेशन करने का, उसको हम लोग स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये असल में एक मेथड है, एक मैथमेटिकल मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से। तो जब अभी हम सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे किया जाता है, ये मेथड है कैसा। ठीक है, तो इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप को फर्दर फिर हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब वो 3 टाइप्स क्या है? मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप। 9th क्लास में भी इसका थोड़ा बहुत चैप्टर 1 में हल्का फुल्का आता, लेकिन पेपर में नहीं आता था, तो फिर हम पढ़ते भी नहीं थे उसको, लेकिन बुक में था ऐसा कुछ रिलेशनशिप टाइप का। ठीक है, लेकिन 10 ईयर्स में नहीं था, तो अक्सर लोग बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं थे। तो ये 3 तरह के रिलेशनशिप होता है, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम। अब मास रिलेशनशिप क्या चीज़ है कि अगर आपको क्वेश्चन में मास गिवन हो और एक चीज़ का मास गिवन हो और दूसरी चीज़ का मास पूछा जाए, दैट इज़ कॉल्ड मास रिलेशनशिप। अगर एक चीज़ का मास गिवन हो और दूसरी चीज़ का वॉल्यूम पूछा जाए, दिस इज़ कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक चीज़ का वॉल्यूम गिवन हो और दूसरी चीज़ का वॉल्यूम पूछा जाए, दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो मास देकर मास पूछ सकते हैं, मास देकर वॉल्यूम पूछ सकते हैं, वॉल्यूम देकर वॉल्यूम पूछ सकते हैं। तो 3 टाइप्स उसकी हैं, तीनों में से कोई एक हमारा 4 नंबर का इसमें आ सकता है न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल ही है पूरा ये। तो इसमें आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो आज हम ये फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे, मास रिलेशनशिप के बारे में आज हमारी क्लास होगी। तो मास वॉल्यूम और वॉल्यूम भी लगभग वैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि आज वैसे हमारा टारगेट है कि मास रिलेशनशिप हम समझ लें। ठीक है, तो कैसे होता है अभी हम देखेंगे, बहुत ही स्लो बताऊंगा, चूँकि 1.5 घंटे की क्लास है, चीज़ 10 मिनट की भी नहीं है पढ़ने के लिहाज से, लेकिन आप अच्छे से पढ़ें, चूँकि जाहिर सी बात है ना कि केमिस्ट्री थोड़ी टफ होती है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, तो टाइम लग जाता है समझने में। ऐसा नहीं कि 5 मिनट की रही तो 5 मिनट समझ में, क्या पता आपको 1 घंटा लग जाए समझने में, तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत है, अल्लाह का करम है, बहुत टाइम हमारे पास अभी है, पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। नाउ दिस न्यूमेरिकल कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड।
अब ये जो न्यूमेरिकल है ना जो आज हम सॉल्व करेंगे, वो 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, मोल मेथड, यूनिटरी मेथड, रेशो मेथड। तीनों से ही आंसर आ सकता है। यूनिटरी मेथड को ही फैक्टर मेथड कहते हैं। अच्छा, मोल मेथड ये वो है जो आपके बुक के अंदर मौजूद है, ये मेथड बुक के अंदर, और यूनिटरी मेथड या फैक्टर मेथड ये भी बुक के अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन रेशो मेथड जो है ना, ये रेशो मेथड जो है ये नॉट इन बुक, ये आपके बुक में मौजूद नहीं है ये मेथड, लेकिन इसके बावजूद इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड। सबसे आसान मेथड जो है वो इन तीनों के अंदर हमारे पास रेशो मेथड है। चूँकि इसमें हमारे पास मेथड से फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मोल मेथड और यूनिटरी मेथड के बजाय हम यहाँ पर रेशो मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड सबसे आसान होता है, जो बुक में तो नहीं है, लेकिन हम इसके ज़रिए इसका आंसर ला सकते हैं इस न्यूमेरिकल का। तीनों अगर आपको लगता है बाकी 2 से लाना है तो उससे भी ला सकते हैं, लेकिन तीनों को पढ़ के फ़ायदा कुछ नहीं है। जब एक से आंसर आ रहा है तो बाकी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या होता है, हमें आंसर तक पहुँचना पड़ता है। मेथड आपकी मर्ज़ी का, अब जो फॉलो कर लें। हर टीचर एक न्यूमेरिकल को अपने तरीके से करा रहे होते हैं, सबका अपना तरीका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेशियो मेथड फॉलो करूँगा, यूनिटरी मेथड और मोल मेथड फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये चूँकि सबसे आसान मेथड है, दैट्स वाई ये मुश्किल है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब रेशो मेथड किसे कहा जाता है, रेशो मेथड क्यों फॉलो कर रहे हैं? चूँकि ये मेथड ऑलरेडी आपको आता है, ये मेथड ऑलरेडी आपको आता है। अगर आप याद करो तो बचपन में आपने पढ़ा था कि अगर कह रहे हैं कि अगर 5 पेंसिल, अगर कहते थे कि 5 पेंसिल अगर 5 पेंसिल अगर 50 रुपये की है, 5 पेंसिल अगर 50 रुपये की है, तो भाई 15, तो उस सूरत में 3 पेंसिल कितने रुपए की होगी? 5 पेंसिल अगर 50 रुपये की है तो 3 पेंसिल कितने रुपए की होगी? अब इस बात को हम 2 तरह से बता सकते हैं। एक तो ये 5 तो लॉजिकली यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि एक तो 5 पेंसिल 50 की है, मतलब एक पेंसिल 10 रुपये की पड़ी, तो 3 पेंसिल 30 रुपये की पड़ी। ये लॉजिक से, ये कॉमन सेंस है जो अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पे आपको डाल के पैदा किया है, ठीक है, वो इंसान के अंदर है। तो ये चीज़ है कि 5 पेंसिल 50 की, तो एक पेंसिल 10 की पड़े, 3 30 की पड़े, ख़त्म हो गया। एक अनपढ़ इंसान भी बता देगा। लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करना हमने सीखा है स्कूल लाइफ में अपने वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, बाय यूजिंग प्रोपोर्शंस और रेशोस, ठीक है। रेशो का इस्तेमाल करके अब कैसे किया देखो, हम इसको ऐसे करते हैं, 5 पेंसिल 50 की है तो 5:50 लिखा करते थे, वर्ड प्रॉब्लम याद करो। उसके बाद हम लोग इक्वल टू लगा देते हैं, या फिर ऐसे करके 4 डॉट भी लगाते थे, प्रोपोर्शन का इक्वल टू लगा देते हैं, बात तो वही इक्वल टू लगा देते हैं। फिर 3 पेंसिल कितने की है इसी को बताना है, तो फिर हम उसको एक्स सपोज कर लिया करते थे कितने की है। रेशो का साइन डिवीजन का होता था 5/50 इज इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बराबर हो गया 3 × 50, x बराबर हो गया 3 × 50/5। तो ये 5 1 5 हो गया, ये 5 10 50 हो गया, और ये 10 3 जो है हमारे पास आ गया 30 रुपीज़। तो 3 पेंसिल जो है वो 30 रुपये की आ गई। दिस इज़ कॉल्ड रेशो मेथड। इसी को हम रेशो मेथड कहते हैं ना, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनलिटी के नाम से आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स वगैरह के बुक में पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो ये बेसिक है, आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो ये मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज़ कर लो अपने, ठीक है। तो हम इसी रेशो मेथड को इस्तेमाल करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिटरमाइन करने के लिए किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए। ये सबसे आसान बैठे, क्योंकि 4-5 क्लास में हर बच्चा पढ़ के आ चुका है, कोई नई चीज़ नहीं है। मोल मेथड, यूनिटरी मेथड आपके लिए नया होगा, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट, अदरवाइज वी कैन यूज़ इट एज वेल। आंसर्स कैन बी सेम, आंसर सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया यहाँ तक क्या बता रहा हूँ। तो क्या फिर से बता दूँ कि स्टोइचोमेट्रिक रिलेशनशिप किसे कहा जाता है? एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 3 टाइप्स के होते हैं इसके न्यूमेरिकल, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम। मास में मास गिवन, मास रिक्वायर्ड, मास वॉल्यूम में मास गिवन, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, और वॉल्यूम में वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम रिक्वायर्ड। 3 मेथड से फॉलो किया जाता है। हम यहाँ रेशो मेथड फॉलो करेंगे बिकॉज दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड। अब कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो वहाँ मोल और यूनिटरी फॉलो किया जा रहा होगा, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, तो वो भी सही है, गलत नहीं है, बट मुश्किल होगा। क्लियर है, बस समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब आते हैं एक ही, अच्छा इसमें मास का मसला ये है कि इसमें बुक में एक ही क्वेश्चन है, एक सवाल के अलावा है ही नहीं, क्योंकि टेरेर में शायद आपको मिल जाए इसके और सवाल, बट बुक में एक ही है। और मैंने क्या बताया, मैंने आपसे क्या वो किया, कमिटमेंट किया कि बुक के सवाल ही मैं सॉल्व कराऊंगा,
अब वो एक है तो बस वो एक ही मेरे नसीब में आया, 10 होता 10 भी गिराया था। वो जितना हो मेरे नसीब का है, टेनरे में जितना है वो आपके नसीब का है, वो आप करें। सही है, मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ मुझे थोड़ा फ़ायदा पहुँच गया कि एक ही है सिर्फ, बाकी आपको खुद ही करना है। अगर मान लें कि टेनरे में 10 अलग अलग तरह के आए तो आपको खुद करना है सॉल्व, ठीक है। तो याद रखिएगा मैं एक सॉल्व करूँगा बस, लेकिन इतने डिटेल में समझा दूँगा आपको कि आप 10 के 10 सॉल्व कर लेंगे अगर नई तरह से आ जाए, ठीक है। तो ये पेज नंबर 7 पर एग्जाम्पल नंबर 1.7 है हमारी सिंध बोर्ड की बुक के अंदर। ये क्वेश्चन लिख भी दिया है मैंने यहाँ पर, बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। क्या क्वेश्चन है ज़रा देखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन। क्या कह रहे हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है उसको कैलकुलेट कीजिए, मतलब मास फाइंड आउट करने कह रहे हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो ये रहा CO2 यहाँ पर। अच्छा, जब भी स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल आपके पास आएगा तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लाजमी गिवन होगी। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन मस्ट बी गिवन टू यू। चूँकि इक्वेशन को कंप्लीट करना अपने आप में एक अलग साइंस है जो आप सेकेंड ईयर में स्टडी करेंगे। आप नहीं कर सकते, आप मिसाल के तौर पे ना कि रिएक्टेंट दे दो तो प्रोडक्ट आप नहीं बता सकते, क्योंकि हर वक्त प्रोडक्ट इतना मासूम सा नहीं होता कि चिपका दिया तो बन गया। ऐसा तो नहीं होता ना इतना आराम से कि कुछ भी हम बना लें उसके अंदर, नहीं होता ना भाई उसमें, सिंपल सी बात है। तो बहुत चीज़ें चेंज हो रही होती हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं Mg+N2 लिख दिया तो ये MgN2 थोड़ी ना बन जाएगा, ये MgN2 नहीं बनेगा, बल्कि ये बनेगा Mg3N2। अब आप बोलोगे सर ये 3 कहाँ से, 3 तो था ही नहीं इसमें। बहुत सारी लॉजिक्स होती हैं इसके पीछे, वेर एवर वी आर कंप्लीटिंग अ केमिकल इक्वेशन। सही है, तो याद रखिएगा। इसी वजह से आपके 9 में जब आप थे तो आप में जो बैलेंस इक्वेशन आया था उसमें कंप्लीट एंड बैलेंस था, वो सिंपल नहीं था वो इतना आसान, उसमें कंप्लीट भी करना था। तो अक्सर बच्चों ने छोड़ ही दिया था वो कि कंप्लीट कैसे करें, चलो कंप्लीट होता तो बैलेंस कर लेते हैं ना। वो कंप्लीट ही नहीं था सेक्शन बी में 9 क्लास के बोर्ड एग्जाम, याद होगा आप। तो वो बड़ा मुश्किल होता है, नहीं किया होगा ना, कौन करता है वो, मतलब कंप्लीट करना अपने आप में साइंस है। गलती से उन्होंने डाल दिया था शायद, वरना हमेशा कंप्लीट किया होता था, बस आपको बैलेंस करना होता था। पहली बार ऐसा आपके साल में हुआ था 10 ईयर में, ऐसा ही याद होगा आपको। वो तो हमारा माहौल बड़ा अच्छा होता है पेपर का, तो हम लोग कर लेते कहीं ना कहीं से, अदरवाइज फंस जाते पूरी तरह से। अच्छा, मतलब स्ट्रिक्टनेस होती है औरंगी टाउन में। ओके, मास रिलेशनशिप की बात जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास एक ये इक्वेशन लाजमी आपको गिवन होगी, इक्वेशन मस्ट बी गिवन टू यू, ठीक है। बैलेंस्ड भी होगी और गिवन भी होगी। कभी ऐसा सवाल आज तक नहीं आया ना आएगा जिसमें इक्वेशन गिवन ना हो। अगर आ गया सबसे पहली फुर्सत में सवाल छोड़ देना, करना ही नहीं है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आता नहीं है ऐसा, हमेशा दिया हुआ होता है, ठीक है। अगर मैं टेस्ट में आपको इक्वेशन ना दूँ तो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं कि सर इक्वेशन दीजिए, क्योंकि उसकी वजह सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या, इसका मास बताइए, मतलब जो CO2 है इसका मास आपसे पूछ रहे हैं। तो मास रिक्वायर्ड गिवन भी मास होगा, तभी ये मास रिलेशनशिप का सवाल होगा। ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कैसे हासिल हो रहा है, कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन से। थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करके किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मली डिकम्पोज करें कैल्शियम कार्बोनेट को। अच्छा, किसको डिकम्पोज कर रहे हैं, 50 ग्राम लाइमस्टोन चूने का पत्थर या CaCO3 को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसका भी मास दिया गया है और जो प्रोडक्ट है उसका मास पूछा जा रहा है। दैट्स वाई दिस न्यूमेरिकल बिलोंग्स टू मास रिलेशनशिप, चूँकि रिएक्टेंट का मास दिया जा रहा है और प्रोडक्ट का मास ही पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम की बात ही कहीं पर नहीं हो रही, जो एक दोनों ग्राम में आ रहा है, ठीक है। तो अब आज समझ में आ गई बात, सवाल समझ में आया। तो ये स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप का सवाल हो गया, मास का मास दिया हुआ है और मास पूछ रहा है बैलेंस इक्वेशन के जरिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डेटा बड़ा मुनफरिद टाइप का बनता है। इसका डेटा बाकी न्यूमेरिकल्स की तरह नहीं बनता है जैसे आप बनाते हैं, बिल्कुल अलग ही तरह का डेटा होता है इसका। डेटा देखो, डेटा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन को दोबारा से लिख देंगे। CaCO3 रिएक्शन एरो CaO + CO2। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू कि आपको इक्वेशन को दोबारा से इसी तरह से एज इट इज़ लिख देना है। लिखने के बाद क्या करेंगे, जो गिवन और रिक्वायर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, गिवन रिक्वायर्ड को। तो गिवन हमारे पास CaCO3 है, रिक्वायर्ड हमारा CO2 है। इसके मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का कोई काम हमें नहीं है इस सवाल के अंदर, जो कि एक गिवन और एक रिक्वायर्ड होता है हमेशा। तो एक गिवन है, एक रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या करेंगे, हम 2 लाइन्स लिखेंगे। अब 2 लाइन किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे
कि फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी यस हाँ, फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है ये बताएंगे। सेकंड लाइन लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, कि सवाल से हमें क्या पता लग रहा है, मतलब इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है और क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि कितने CO3 से कितना CO2 बनेगा, पहले हम ये एक जो है वो निकाल लेते हैं। अब अच्छा क्या करना पड़ेगा, मोलर मासेस लिखने पड़ेंगे इसमें इसके। अब CaCO3 का मोलर मास कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा, या 100 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम आ गया, ठीक है, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, मैंने कल बता दिया था आपको, दोनों चीज़ें सही। तो 100 ग्राम आ गया। अब 100 कैसे निकला, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये निकला इस तरह से 40 + 12 + 16 इंटू, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे निकला ना 100, 100, क्लियर है। एटॉमिक मासेस गिवन होंगे सारे आपको। CO2 कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 44 ग्राम। 100 ग्राम से 44 ग्राम बनेगा, इक्वेशन से ये पता लग रहा है। अब 44 कैसे आया, 12 + 16 इंटू 2, ऐसे ही आता है, 44 हो जाएगा। तो 9 में भी निकाला आप। तो ये इक्वेशन से पता लग रहा है, ये सवाल देख के नहीं पता लग रहा है। इक्वेशन के मोलर मास हमने लिख दिए गिवन और रिक्वायर्ड के। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, 100 ग्राम से तो 44 ग्राम बन रहा, ये नहीं पूछ रहा बताओ 50 ग्राम से कितना बनेगा। तो 50 ग्राम से कितना बनेगा, तो भाई कुछ तो बनेगा, तो हम लोग उसको क्या सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे, जो हमें बताना है। तो 100 से 44 बन रहा है, तो 50 से कितना बनेगा, तो x बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया कि 100 पेंसिल 44 रुपये की है, तो 50 पेंसिल कितने की होगी। तो उसको पेंसिल और रबर कटर की वजह CaCO3 CO2 आ गया, तो जब बड़े हो गए अब हम लोग पेंसिल रबर से बाहर आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्रोसेस वही 4-5 क्लास वाला, वही रेशो मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बस नाम तब्दील हो गया है, पेंसिल रबर के बजाय कंपाउंड्स आ गए, एलिमेंट्स आ गए। अब यहाँ पर देखो, एक तो कॉमन सेंस लगा के 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, अगर कॉमन सेंस आपके अंदर है, मतलब बिना मेथड कुछ लगाए, कोई भी मेथड नहीं लगाएंगे तीनों में से। 100 से 44 बन रहा है, तो 50 से कितना बन जाएगा, आधा हो जाएगा, 22 बन जाएगा, आंसर हो गया। बट नंबर नहीं मिलेगा आपको, इतना चालाकी नहीं दिखानी, पूरा सॉल्व करना है। देखा पता तो लग जा रहा है कि 22 बनेगा सर, क्योंकि जब ये आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा। भाई 100 पेंसिल 44 के, तो 50 पेंसिल 22 रुपये की होगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल चेंज भी तो हो सकते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कॉमन सेंस से नहीं हो रहा होता, तो हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है। अच्छा क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें और इसमें क्या करना है, रेशो लगा देना, दोनों के बीच में रेशो का सिंबल लगा देना, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया, इसको इस तरह से डेटा बनेगा, ये पूरा डेटा बनाया मैंने। तो अलग स्पेशल टाइप का डेटा होता है इसका, मतलब ऐसे सीक्वेंस में नहीं चलता ऐसे, तो मसला और ज़्यादा अच्छा लग भी ऐसे ही रहा होता है, समझ में आ रहा होता है क्या हो रहा है, वैसे डेटा इसके नहीं बना सकते। डेटा के बाद हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो चूँकि हम रेशो मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो रेशो मेथड के जरिए क्या तरीका मैंने बताया कि हम इस तरह से बनाएंगे। ये पहले एम्प्लाइज दैट का सिंबल लगा दिया, 100:44 इज इक्वल टू 50:x, इसी तरह से हो जाएगा बेटा, ऐसा ही होगा। प्रोपोर्शनलिटी जो हम सॉल्व करते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब क्या, ये रेशो का मतलब डिवीजन होता है, तो क्या हो गया 100/44 इज इक्वल टू 50/x, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये 100x बराबर हो जाएगा 50 इंटू 44, x यहाँ अकेला x निकालना, x को छोड़ दें, तो x बराबर हो जाएगा 50 इंटू 44/100, ठीक है। तो सिंपल है, डायरेक्ट भी कैलकुलेशन हो सकती है, 51 × 50, 52 × 100, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 2 × 4, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो, वहीं पहुंच गए हम आंसर में। तो x हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 22 ग्राम, ये आ गया 22 ग्राम। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, रिजल्ट इस तरह से अगर आपने कर लिया तो आंसर, मतलब अगर आपने लिख दिया 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये भी आंसर हो सकता है। एक और तरीका होता है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, आप भी कर सकते हैं, काफ़ी रिजल्ट को एंड में लिख देते हैं, तो ऐसे भी लिखा जाता है, बड़ी कंपलसरी नहीं है, लिख भी सकते हैं ऐसे, रिजल्ट करके आप लिख सकते हैं हेडिंग डाल के कि रिजल्ट क्या है हमारा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूसेस कर रहा है, 22 ग्राम ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये आप इसको अपना फाइनल आंसर कह सकते हैं। समझ में आ गया सबको? बस ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ना। अब यहाँ देख लें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होगा। जैसे मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्ट में बताया कि मास गिवन होगा और वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मास दिया होगा, वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ये भी आ सकता है, मास वॉल्यूम भी आ सकता है। मास वॉल्यूम मास के लिहाज से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रीज़न क्या है कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के जो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं वो एक स्टेप में नहीं बल्कि 2 स्टेप्स में हमारे पास जाकर सॉल्व होते हैं। ये 2 स्टेप में सॉल्व होता है। जैसे मास एक स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में होता है। ये एक स्टेप में नहीं आ सकता आंसर इसका। ठीक है, क्यों नहीं आ सकता अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पेज नंबर 8 पर एग्जाम्पल नंबर 1.8 हमारे पास है। बुक से हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस कम्प्लीटली टू KCl विद द लिबरेशन ऑफ O2। इक्वेशन दी हुई है कि KClO3 को जब हीट करते हैं तो KCl और O2 में कन्वर्ट होता है और 49 ग्राम KClO3 क्या किया जा रहा है बेटा, हीट किया जा रहा है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट STP। आप बताइए कि देखो ये देखो मास हमारे पास गिवन किया गया है KClO3 का और डिटरमाइन क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये जो ऑक्सीजन गैस है इसका वॉल्यूम आपको डिटरमाइन करना है जो STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर लिबरेट होगा। लिबरेट का मतलब होता है खारिज होना, है ना, खारिज होना या निकलना, बाहर जाना, इस तरह से। तो अगर 49 ग्राम KClO3 यूज़ करेंगे तो कितना ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम लिबरेट होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें डेटा हम लोग इसके अंदर हम लोग उसको बना लेंगे। ठीक है, डेटा बनाने का तरीका मैंने बता दिया, सेम बनेगा। दोबारा देखें, अगर पिछली बार नहीं समझ में आया तो इस बार सीखें। सबसे पहले दोबारा से इक्वेशन आ गई। ठीक है, दोबारा से इक्वेशन आ गई, वो लाजमी गिवन हो गया तो इतना परेशान नहीं होना है कि सर ये क्या है। ठीक है, हो गया। उसके बाद 2 लाइन हम लोग लिखेंगे। एक लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, फिर लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन से क्या पता लग रहा है तो इसमें मोलर मासेस आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं कि गिवन और रिक्वायर्ड को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास KClO3 हमारे पास गिवन है और O2 रिक्वायर्ड है। KCl का कोई काम नहीं है फ़िलहाल इस न्यूमेरिकल के अंदर, लिखे नहीं सिर्फ समझें। सबसे पहले 2 KClO3 का मोलर मास निकालना। अब कैसे निकलेगा जरा देखिए, मैं ऊपर निकाल के दिखा भी रहा हूँ। 2 के बाद जब ये जो बड़ा 2 लगा हुआ ना, ये सबके साथ है, तो इस तरह से 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। फिर उसके बाद पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन 1 का 16 इंटू 3 कितना आ गया उसको देखिए, करें 100। तो ये 2 भी इसके साथ आएगा, मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ KClO3 का निकाल लिया आप। यस, व्हाट इज द आंसर? हाँ, 245 आ रहा है, 245 ओके। 245 ग्राम ऑक्सीजन कितना आ जाएगा जरा देख लें यहाँ पर। 3 ये हो गया, उसके बाद 16 इंटू 2 कितना आ गया, 32 3 96 ओके, 96 ग्राम। ये तो इक्वेशन बता रहा है बेटा कि 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से 96 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन हमें बताना है कि उससे 49 ग्राम से कितना बनेगा। तो हमने फ्रॉम क्वेश्चन किया है कि 49 ग्राम से कितना बनेगा, कुछ तो बनेगा, उसको हम लोग x सपोज कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने रेशो का देखो पूरा बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, लेकिन अभी पता होगा क्या, हम डायरेक्ट मास से कभी भी वॉल्यूम मालूम नहीं कर सकते। मास से हमेशा मास ही मालूम होता है। अगर मास गिवन होगा तो दूसरी चीज़ का मास ही पता लगेगा हमें, लेकिन पूछा तो वॉल्यूम है, तो वही है ना, पहले स्टेप पे हम मास ही फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे बेटा, उस मास को हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, कल सीखा है हमने मोलर वॉल्यूम के टॉपिक के अंदर कि हाउ टू कन्वर्ट मास ऑफ अ गैस इनटू वॉल्यूम एट STP। ठीक है, हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पता है आप सबको अच्छी तरह पता है। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, वही रेशो मेथड, सबसे आसान मेथड तो वही है भाई। तो क्या हो जाएगा कि 245:96 इज इक्वल टू 49:x।
अब ये रेशो मतलब डिवाइड, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सबसे आसान मेथड है ये, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को सेपरेट कर लिया, कितना आ गया एक्स, एक्स बताएं कितना आ रहा है, हाँ 19.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऐसे ही आ रहा है। अच्छा ये आंसर नहीं है, क्योंकि मास थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, मास वॉल्यूम कर रहे हैं। तो अब हम उसको वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ज़रा देखिए क्या करना है, अब नया काम होगा, अब सेकंड स्टेप, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आगे कि नाउ वी विल फाइंड आउट, अब हम मालूम करें, नाउ वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम एट STP। हम मालूम करेंगे कि STP पर जितना जो मास है इसको वॉल्यूम में कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है फॉर्मूला, हम जानते हैं वॉल्यूम एट STP का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू 22.41 डेसीमीटर क्यूब। कल काफ़ी डिटेल बात हुई है इसके ऊपर, लेक्चर अपलोड भी हो चुका है, ठीक है। तो मास कितना आ गया हमारे पास 19.2 मोलर मास, अच्छा ऑक्सीजन का। अच्छा अब जरा यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ बच्चे जो गलती करते हैं, यहाँ गलती नहीं करनी है, बच्चे 96 लिख देते हैं उठा के, 96 नहीं लिखना है, ऑक्सीजन का मोलर मास O2 का भी, यहाँ इस कोफिशिएंट को बुला दो तुम, इस कोफिशिएंट का काम सिर्फ डेटा के अंदर होता है, इसके डेटा के बाद जब सॉल्यूशन के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो हम लोग कोफिशिएंट को हटा देंगे, तो O2 का हमारे पास 32 हो जाएगा ना, 6 × 32। तो यहाँ पर 32 से डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है O2 का, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 96 नहीं लिख देना, अक्सर बच्चे 96 लिखते हैं, 0 नंबर मिलता है फिर उनको, ठीक है। तो मसला क्लियर है। तो ये 3 कोफिशिएंट हटाना है, मल्टीप्लाई बाय 22.41 डेसीमीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम आ गया बताइए, 13.446 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गया, ऐसे ही आ गया बेटा 13.446। अब चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिज़ल्ट को अलग से, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं और अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता, रिज़ल्ट को अलग से हेडिंग डालकर लिख सकते हैं कि किस तरह लिखेंगे कि भाई 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस 13.446 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, दिस इज द आंसर। समझ में आया सबको। तो ये पेज नंबर 8 सेल्फ असेसमेंट है हमारे पास, इसमें देखें कि इक्वेशन दी हुई है आपको। तो कह रहे हैं, इस इक्वेशन को देकर कह रहे हैं कि इफ 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट इज कम्प्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, कैलकुलेट AB, मतलब कैलकुलेट मास ऑफ H2O फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ N2O गैस लिबरेटेड एट STP। मतलब 2 चीज़ें पूछ रहे हैं, देखो मास तो दिया हुआ है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि मास हमें एक चीज़ का दे दिया गया है, 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये हमें दे दिया गया है। आप इससे 2 चीज़ें पूछ रहे हैं, H2O का मास कितना बना ये बताओ। तो ये पहला जो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ये सिंपली हमारा किससे हो गया बेटा, मास रिलेशनशिप से हो गया, मास देकर मास पूछा। जबकि दूसरा सवाल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस लिबरेटेड एट STP, तो ये हमारे पास दूसरा सवाल जो हुआ वो किससे हो गया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से। तो दोनों आ गया, दोनों रिवाइज हो जाएगा, मास भी मास वॉल्यूम भी, ठीक है। तो 2 बार होगा ये न्यूमेरिक, मतलब 2 बार रेशो मेथड अप्लाई होगा इसके अंदर, चूँकि एक वक्त में एक ही चीज़ मालूम कर सकते हैं, दोनों चीज़ एक साथ मालूम नहीं कर सकता कोई, ठीक है। अब देखो इसका डेटा सबसे पहले बनाएंगे, डेटा उसी तरह से बनेगा। अब तो आपको यकीनन आ चुका होगा डेटा बनाना, इतनी बार हमने बना लिया है। तो ये प्रैक्टिस करने से, देखो न्यूमेरिकल्स का सिंपल यही है, चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें 2 लाइन आपको पता लिखते हैं कि पहले तो इक्वेशन से हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है कि किससे कितना बनेगा, दूसरा हमसे क्वेश्चन में क्या बताया कि इतने से कितना बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको अंडरलाइन कर लेना है। देखो इस बार तीनों अंडरलाइन हो गया, कुछ बचा नहीं, क्योंकि गिवन ये है, रिक्वायर्ड वो दोनों है, सब अंडरलाइन हो गया। पीछे तो हम काट दे रहे थे ना, कोई यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो NH4NO3, फिर सिंपल वही मोलर मास लिखना पड़ेगा इसके नीचे, तो उसके ऊपर मैं निकाल देता हूँ 14 + 4
प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 कितना निकल गया? कैलकुलेटर चलना है और क्या? 80 हो रहा है, गुड, ठीक है, 80 हो जा रहा है। मैथ्स अच्छी है आपकी। 80 ग्राम, 80 ग्राम हो रहा है, 80 हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, इसका कितना हो जा रहा है अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2 प्लस 16, 28 16 44, और इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर ये 1 इंटू 2 प्लस 16 36, सिंपल 36 हो जाएगा। ये क्लियर है? ये आता है ना निकालने को? मैं ऐसे करके नहीं दिखाना आपको है, ये डायरेक्टली आपको करना है कैलकुलेटर में और डायरेक्ट लिख देना। ये तो वैसे रफ में बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा बेसिक वीक है, हिला हुआ उसका वीक, तो वो देख लेगा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब तो डायरेक्ट इंटर में डायरेक्ट लिखते हैं, इतना कोई निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। 80 ग्राम से ये, अच्छा 200 ग्राम से कितना बनेगा ये पूछ रहे हैं, तो भाई हमें क्या पता कितना बनेंगे? एक्स लिख देते हैं, एक्स एक्स, दोनों को एक्स डाल दें, एक्स वाई कर लेते हैं, ठीक है। एक को एक्स कर लेते हैं, एक को वाई कर लेते हैं, 2 वेरिएबल डाल दो, सही है, ताकि थोड़ा सा मैथमेटिकली बिल्कुल अच्छा लगे। बीच बीच में रेशो का सिंबल आ जाएगा, यहाँ एक रेशो, यहाँ एक रेशो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये इसका डेटा तैयार हो गया सवाल का। तो मसला दोनों को हमने एक ही डेटा के अंदर डाल दिया, दोनों की कहानी क्लियर है। तो अब हम इसके अंदर अब आ देंगे सोल्यूशन के अंदर। अगर सोल्यूशन में दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट के लिए सॉल्व कर लेंगे। ए पार्ट के लिए सॉल्व कर लेंगे। ए पार्ट के लिए कैसे होगा? हमें पता है मास मास है ये, तो 80:44 बराबर हो गया 200:, ऐसे ही हो जाएगा बेटा। अब तो आप सबको हिफ्ज हो गया, 80/44 बराबर हो गया 200/x, 80x बराबर हो गया 200 इंटू 44, x बराबर हो गया 200 इंटू 44/80। कितना आ गया ये? वन 110 गलत कर दिया कुछ, आई थिंक, हाँ लिख रहे थे 80 44 200x, गलत क्या किया? ओके ओके ओके, हमने एक्स वाई आगे पीछे कर दिया, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ गलती हो गई। तो पहले उसको x दे देना चाहिए, उसको y दे देना चाहिए, ऐसा कर लेते हैं। हम इसको x कर लेते हैं, इसको y कर लेते हैं। अब वैल्यू चेंज कर लेते हैं, तो 80:36 हो गया, बस ये 36 ही होगा ना, बाकी चीज़ें तो वही है। तो बस ये जहाँ 44 है वहाँ पर 36 आ जाएगा। अब सही हो गया? अब बताइए कितना आ गया? 90 ग्राम ऑफ कौन सा है भाई? H2O। ये पहले का आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो आप चाहे तो उसके अंदर आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूसेस भाई? 90 ग्राम ऑफ H2O। क्लियर है? पहला आंसर हो गया। अब बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या है? तो ये हमारे पास हो जाएगा 80:, अब ये 44 वाला, अब ये जो हम लोग पिछली बार गलत कर रहे थे, लेकिन y ले लेंगे ना इस बार, इसको y ले लेते हैं। ये हो जाएगा 80/44 बराबर हो गया 200/y, 80y इज इक्वल टू 200 इंटू 44, y बराबर हो गया 200 इंटू 44/80। कितना आ गया ये? y कितना आ गया बताइए? 110, हाँ ये 110 आ जाएगा। 110 ग्राम ऑफ N2, बट ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर, चूँकि ये ग्राम आया, हमें इसमें वॉल्यूम पूछ रहा है। तो नाउ अब हम क्या लिख लेंगे? नाउ अब ये मास वॉल्यूम है, नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ N2O। अब हम N2O का वॉल्यूम मालूम कर लेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का। अब वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? तो एज वी नो दैट वॉल्यूम एट STP बराबर किसके हो जाता है? मास अपॉन मोलर मास इंटू 22.41 डेसीमीटर क्यूब। मास कितना आ गया हमारे पास? 110, मोलर मास 44, 22.41 कितना आ गया बताइए? कितना?
56.02 dm³ ऑफ N2O गैस। मतलब अगर हम 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट लेंगे तो इतना वॉल्यूम हमारा बनेगा किसका, N2O गैस का। समझ गए? क्वेश्चन ये हमारे पास पेज नंबर 21 पर है बुक की एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 है 24.8 ग्राम Ag2S इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन लास्ट में गिवन है, जैसे हमेशा की तरह हर बार की तरह इस बार भी इक्वेशन इज गिवन टू यू। ठीक है बेटा, मास दिया हुआ है Ag2S का, कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ AgCl फॉर्म। पिछले सवाल की तरह से सबसे पहला जो आपको जो दिया गया है पहला वाला, वो हमें जो है वो मास रिलेशनशिप से दिया गया ना भाई। मास दिया गया Ag2S का और AgCl के भी मास फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस एट STP। दूसरा जो हमारा पोर्शन बनेगा वो किससे बनेगा, मास वॉल्यूम से बनेगा। भाई पिछले बार की तरह ही है, बस वैल्यूज़ हमारे पास चेंज हो रही है। ठीक है, तो कुछ नया तो नहीं है। हम मोलर मासेस दे दिए नीचे सिल्वर के और सल्फ़र के 108 और 32, ये गिवन होता ही है, हर सवाल में दिया हुआ होता है आपको। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी Ag2S प्लस 2HCl, ये बना 2AgCl प्लस H2S। अब देखो यहाँ पर Ag2S हमारे पास गिवन है, AgCl रिक्वायर्ड है, H2S रिक्वायर्ड है। यहाँ HCl कट जाएगा हमारे पास क्योंकि इसका कोई काम नहीं है पूरे न्यूमेरिकल में, तो हो सकता है जो ख़त्म हो गया। तो वही बात है, दो लाइन्स हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन से मोलर मास देख कर लिख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारे पास गिवन है, उसके लिहाज से लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो Ag2S का कितना निकल जाएगा, 108 × 2 + 32 कितना आ गया, 248। तो यहाँ हमने लिख दिया 248 ग्राम। 2 AgCl का कितना निकल जाएगा, 2 ब्रैकेट 108 + 35.5 कितना आ गया। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। कितना बेटा, 287। क्या, अरे ये सिंपल, ये लिखो कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा। 287 आ रहा है, नहीं आ रहा क्या, तो बस ना, ही बस मैंने ऊपर लिख दिया, बस आप लिख कर इक्वल टू दबाओ, क्योंकि मुझे पता है गलत बताओगे तो पूरा रिकॉर्डिंग ज़ाया हो जाएगी। दैट्स वाई मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही लिखो, अपनी तरफ से कुछ नहीं करो चेंज। H2S हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 1 × 2 + 32 कितना हो गया, ये तो सिंपल है, 34 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, 34 ग्राम। अब पूछा कितने किया सवाल से भाई, अगर हम कितना दे रहे हैं, 24.8 ग्राम। अभी x, इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, ये बीच में रेशूज़ डाल देते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हमारे पास वही सिंपल सेम तरह से हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। अब 1 to 2 है तो पहले 1 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, फर्स्ट के लिए, कि फर्स्ट में क्या होगा, मास ऑफ AgCl कितना आ रहा है, तो 248 = 287 इज इक्वल टू 24.8 = x इस 2 मतलब डिवाइड, हर बार की तरह इस बार दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 248x बराबर हो गया 24.8 × 287, ये आ गया x बराबर हो गया 24.8 × 287 डिवाइड बाय 248, कितना आ गया ये x बताइए। यह सही है, 28.7 ग्राम ऑफ AgCl, ये पहला आंसर आ गया हमारा। x के लिए अब सिंपल रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि 24.8 ग्राम Ag2S प्रोड्यूसेस 28.7 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, हमें देखो आंसर्स तक पहुंचना है, वी आर गोइंग टू रीच आंसर्स। अब देखो, अब ये Ag2S क्या होता है, ये AgCl क्या होता है, क्या इस्तेमाल करता है, इससे कोई सरोकार नहीं है हमें, मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, हमें आंसर लाना, आंसर आ रहा है। अब होगा यकीनन काम होगा, कोई इंटरेस्टिंग बातें भी होंगी, लेकिन फिर वो टॉपिक से डेविएट होने वाली बात है। हमें क्या अभी क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये ही आना चाहिए। जब पूछा जाएगा हमसे कभी ऐसा कोई टॉपिक आ गया कि AgCl के इस्तेमालात बताइए, तो करेंगे हमारा डिस्कशन। अभी फ़िलहाल बिला वजह में बात से बात निकल के फ़ायदा नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 2
नंबर 2 क्या हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस एट STP। तो सिंपल डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, मास वॉल्यूम है, पहले मास मास हो जाएगा। अब मास कैसे हो जाएगा, ये 248 इज टू कितना 34 इज इक्वल टू 24.8 इज टू x। ये हो गया 248 अपॉन 34 बराबर हो गया 24.8 इज टू x। ये हो गया 248x इज इक्वल टू 24.8 इंटू 34। x बराबर हो गया 24.8 इंटू 34 अपॉन 248। x कितना आ गया 3.4, बस 3.4 ग्राम ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है तो मसला, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं आया। अब क्या करते हैं, नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2S एट STP। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन मोलर मास इंटू 22.41 डेसीमीटर क्यूब। मास 3.4, मोलर मास 34 इंटू 22.41, कितना आ गया वॉल्यूम बताओ। 2.241 dm³ ऑफ H2S।